Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your maths teacher. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 की एक और एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.2। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए जिनका इस्तेमाल करते हुए आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए पहले मैं आपको उन बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिखाऊंगा ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सर्कल के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ये है जी हमारे पास एक सर्कल, ठीक है, और इसका जो सेंटर है मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये उसका सेंटर है, ठीक है। सर्कल भी आ गया और साथ में उसका सेंटर आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्क किसे कहते हैं, ठीक है। आर्क, ये आर्क क्या बला होती है प्यारे बच्चों? आर्क जो है वो बेसिकली सर्कल का एक हिस्सा होती है, एक टुकड़ा होती है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टुकड़ा इसका यहाँ से निकाल दूँ यहाँ पर, तो ये जो है ना इसको हम आर्क बोलेंगे। ये आर्क है, ठीक है। अच्छा, दूसरी टर्म आपको जो यहां सीखनी है वो है सेंट्रल एंगल। अब ये सेंट्रल एंगल क्या होता है? देखो, ये आर्क का एक किनारा है, इसको अगर आप मिला दें ऐसे सेंटर के साथ, ये उसका दूसरा किनारा है, इसको भी आप सेंटर से ऐसे मिला दें, ठीक है। तो यहां पर ये जो दो आपके पास रेडियाई आए हैं ना, इन्होंने एक एंगल बनाया है, ठीक है। ये एंगल थीटा है और इसको बेसिकली सेंट्रल एंगल कहा जाता है क्योंकि आर्क के दोनों किनारों के साथ ये एंगल शुरू हुआ है और सेंटर के साथ बना हुआ है, सर्कल के सेंटर के साथ बना हुआ है। इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई एंगल होता है? जी, इसके अलावा भी एंगल होता है। मतलब अगर मैं इसी आर्क को यहाँ से ऐसे एंगल बना दूँ, ये तो देखो ये भी तो एंगल बना है, बट ये सेंट्रल एंगल नहीं, इसको हम सर्कम एंगल कहते हैं। समझ गए? तो सेंट्रल एंगल कौन सा होता है? जो कि सेंटर के साथ बन के आ रहा होता है। ये थीटा जो है ना वो हमारा सेंट्रल एंगल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया सेंट्रल एंगल थीटा और ये मेरे पास डायग्राम है, ठीक है। तीसरी चीज़ प्यारे बच्चों आपको पता होनी चाहिए, रेडियस किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी एक पॉइंट तक जो एक लाइन है, सीधी लाइन, ये मैं ड्रा कर देता हूँ, ये हमारा क्या होती है? ये रेडियस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडियस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर किसे कहते हैं। बच्चों, सेक्टर का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। ये मेरे पास एक सर्कल है, बल्कि हम इसको पिज़्ज़ा मान लेते हैं। ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। इस पिज़्ज़े के जो है ना वो आपने स्लाइसिस बना लिए ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से हमने स्लाइसिस बना लिए, सही है। अब ये जो एक है ना, ये एक, ठीक है, ये क्या है? ये एक सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, तो इसको हम सेक्टर कहते हैं सिंपली। यहाँ पर मैंने इसकी शेप भी बनाई है, ये है सेक्टर, यानी सर्कल का हिस्सा, ठीक है। इसको सेक्टर कहते हैं। ये डायग्राम मैंने बनाई है इसके सामने। अच्छा, अब इसके अलावा आपको कुछ फार्मूले पहले से आने चाहिए, ठीक है। वो कौन से हैं जी? हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो एरिया हम फाइंड करते हैं उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। नंबर 2, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती कि ये क्या होती, तो मैं बता देता हूँ। देखो, ये हमारे पास जो सर्कल है ना, सर्कल, इस सर्कल की जो टोटल लेंथ है, मैं यहाँ से इसको जो है वो इसकी लेंथ को ऐसे नापना शुरू करता हूँ, ऐसे मेजर करते करते यहाँ से यहाँ तक आता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसकी टोटल लेंथ है ना, ये बेसिकली इसकी सर्कमफेरेंस होती है, ठीक है। और उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। तीसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है एंगल ऑफ सर्कल। एक जो हमारे पास सर्कल है ना, उसका टोटल एंगल जो होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई रेडियन, ठीक है। और अगर हम डिग्री में कहें तो डिग्री में हमारे पास 360 डिग्रीज होता है, सही है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कि आपको आने चाहिए, ठीक है। वो ये 3 मैंने यहाँ पर मेंशन भी किए हैं। अब आते हैं जी एक मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है।
और जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने दो इक्वेशंस डेराइव करनी है और उन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए ही हमने एक्सरसाइज के तकरीबन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके जी। तो मेन कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। अब वो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? वो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके पास सेक्टर है और सर्कल है, इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। एक तरफ हमारे पास पूरे का पूरा आ गया सर्कल, और दूसरी तरफ जो है वो उसका हमने सिर्फ और सिर्फ क्या ले लिया, एक सेक्टर ले लिया। फॉर एग्जांपल मैं चलें आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया हमारे पास एक सेक्टर। ठीक है, वैसे तो समझने के लिए जो सबसे इजी एग्जांपल है वो मैंने यहाँ पर ली हुई है, उसी से समझाऊंगा सिर्फ अभी आपको बताने के लिए। ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है और ये जो है वो हमारे पास एक सेक्टर है। ठीक है, ये ओ, क्योंकि ये क्या है जी, इस सर्कल का हिस्सा है, सेक्टर है। ठीक है, इन दोनों में जो है ना वो रेशियोज ली गई हैं। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आर्क ऑफ सेक्टर और जो है हमारे पास आर्क ऑफ सर्कल, इनमें जो रेशो पाई जाती है वही रेशो एंगल ऑफ सेक्टर और एंगल ऑफ सर्कल में पाई जाएगी, वही रेशो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल में पाई जाएगी। अब ध्यान से बात सुनिएगा, ये सेक्टर है, ये सर्कल है। वो कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान यानी जो इनकी जो आर्क है उनमें जो रेशियो पाई जाएगी। अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आर्क है ना, ठीक है, ये आर्क लेंथ सही है, और इस सर्कल की पूरी ये जो है वो आर्क लेंथ, ये जिसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, ये पूरी आर्क लेंथ और इस सेक्टर की आर्क लेंथ, इनमें जो रेशो पाई जाती है वही रेशो हमारे पास इसके कंप्लीट एंगल और इसके एंगल में पाई जाएगी, और वही रेशो इस सारे के एरिया और इसके एरिया में भी पाई जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर से सुनिए, आर्क ऑफ सेक्टर एल, ये जो सेक्टर एल है ना, इसकी आर्क की लंबाई, ठीक है, लेंथ लिखना चाहिए था, मेरे पास स्पेस कम थी, आप लेंथ भी लिखिएगा, डिवाइडेड बाय आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, इन दोनों के जो आर्क लेंथ है उनमें रेशो वो बराबर है, इन दोनों के एंगल में रेशो वो बराबर है, इन दोनों के एरियाज में रेशो के। ठीक है, अच्छा, अब आर्क लेंथ को तो हम एल से डिनोट करते हैं, यहाँ पर मैंने डायग्राम में मेंशन किया भी है, उसकी जगह पर मैं एल लिख देता हूँ। अब जो सर्कल पूरे की आर्क है, मतलब ये पूरा सर्कल है, उसकी पूरे की आर्क वो हमारे पास होती है सरकमफेरेंस। ठीक है, और वो कितनी होती है? 2 पाई आर, मैंने बताया आपको यहाँ पर ऊपर। ठीक है, ये 2 पाई आर है। फिर एंगल में रेशो, अब इसका जो एंगल है उसको हमने थीटा माना हुआ है, यहाँ पर ये देखिए ये थीटा है, और पूरा का पूरा जो सर्कल का एंगल है उसको हम जानते हैं 2 पाई रेडियन होता है, ये 2 पाई मैंने ऊपर मेंशन भी किया है। ठीक है, 2 पाई रेडियन। अच्छा, तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर को हम ए सपोज कर लेते हैं, और एरिया ऑफ सर्कल मैंने आपको पहले बताया, आपको याद होना चाहिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, नीचे लिख दिया पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास एक जो है वो एक तरह की इक्वेशन आ गई है। अब इसका इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो 2 फार्मूले ड्राइव करने हैं, जिनका इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 डायग्राम बनाई हैं, एक ए और एक बी। यहाँ पर कंप्लीट हमारे पास सर्कल है, यहाँ पर उसका एक सेक्टर है। अब आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर एग्जैक्टली इसका 1/4 है। ठीक है, जो ये पूरा है ना सर्कल, ये उसका चौथा हिस्सा 1/4। ठीक, अच्छा, अब ज़रा इनके पहले जो है ना वो आर्क में रेशो निकाली। अब ज़रा खुद सोचो कि ये सर्कल की पूरी आर्क क्या होगी? 2 पाई आर सरकमफेरेंस। अब ये सर्कल का चौथा हिस्सा है तो इसकी लेंथ भी तो फिर उसका चौथा हिस्सा होगी ना। तो अगर ये 2 पाई आर है तो ये 2 पाई आर का चौथा हिस्सा यानी 1/4 टाइम 2 पाई आर। तो रेशो क्या आई? अगर ये 1 है तो ये 1/4 है, तो रेशो आई 1:1/4। अब इन्हीं के दरमियान आप एंगल की रेशो निकालो। अब ये पूरा सर्कल है, ठीक है, इसका पूरा एंगल होगा 2 पाई। ये सर्कल का चौथा हिस्सा है तो इसका एंगल भी जो है वो टोटल एंगल का चौथा हिस्सा होगा 1/4 टाइम 2 पाई, है ना। तो वही रेशो है जी 1:1/4। उसके बाद देखिए तीसरी चीज़, रेशो इन एरिया। अगर ये कंप्लीट हमारे पास है ये सर्कल,
तो सारे का एरिया है। अब ये सर्कल का चौथा हिस्सा है तो एरिया भी तो सर्कल का चौथा हिस्सा ही होगा ना। अगर ये पाई आर स्क्वायर है तो ये पाई आर स्क्वायर का 1/4 पार्ट होगा। तो क्या रेशो आई, 1:1/4। तो आप देख लो कि इन दोनों में ये सर्कल है और ये सेक्टर है। सर्कल और सेक्टर के जो आर्क में रेशो होती है वही रेशो इसके एंगल में होती है और वही रेशो इनके एरियाज में भी होती है। समझ गए? इसलिए हमने ये जो है वो इक्वेशन लिखी है। ठीक, अब इसकी हेल्प से हमने दो जो फार्मूले हैं वो ड्राइव करने हैं। ये 3 पार्ट है, हम दो पार्ट करके फार्मूले को ड्राइव करेंगे। पहले हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ले लेंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। यहां लिख दिया जी हमने L/2 पाई आर इज इक्वल टू θ/2 पाई, पहला और दूसरा लिख दिया। ओके, अब यहां से क्या करते हैं जी, 2 पाई आर को हम उस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे क्या रह जाएगा, L रह जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये पाई इस पाई से कैंसिल, ये यहाँ रह गया थीटा और यहाँ रह गया आर। सो L इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपके पास पहली एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास सेक्टर ऑफ या एरिया ऑफ सेक्टर के लिए है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सेकेंड पार्ट को और थर्ड पार्ट को ले लेंगे, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये दो पार्ट को हम लेंगे। पहले हमने पहला और दूसरा हिस्सा लिया था, अब दूसरा और तीसरा होगा। तो यहाँ पे लिखा हमने A/πr² इज इक्वल टू θ/2 पाई। चाहो तो इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर जो नीचे डिवाइड हो रहा था इसको उधर भेज दिया, जाके मल्टीप्लाई हो गया। इधर अकेला रह गया A इज इक्वल टू θ/2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पाई पाई से चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ इसको हम लिख देंगे 1/2। ये जो आर का स्क्वायर है एज इट इज आएगा आर का स्क्वायर, और ऊपर थीटा बचा हुआ था वो थीटा भी एज इट इज आएगा। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। तो प्यारे बच्चों ये दो फार्मूले हमारे पास। ठीक है, ये है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, यानी जो भी आपके पास सर्कल का एक टुकड़ा आया है, एक हिस्सा आया है, एक सेक्टर आया है, उस सेक्टर का जो एरिया है वो हम किस तरह से मालूम करेंगे, उसका ये फार्मूला याद रखना, हम इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पे फार्मूला जो ड्राइव किया वो L इज इक्वल टू आर थीटा है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या बताता है, मैं आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। ये बताता है आपके पास कि भाई अगर आपके पास है जी एक सर्कल, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक है, इस सर्कल की जो आर्क लेंथ है और जो थीटा है इसमें एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। मतलब देखो ये इसका सेंटर है, मैं इसमें छोटी आर्क लेंथ लेता हूँ ये वाली। जब मैं छोटी आर्क लेंथ लेता हूं तो जो ये एंगल कैप्चर करेगी वो एंगल भी आपके पास छोटा होगा। ठीक है, ये आर इसका रेडियस है। अगर मैं ऐसा करूं कि इसी सेम रेडियाई को चेंज नहीं करना, मैं सेम रेडियस पे एक और सर्कल ड्रा कर लेता हूं ऐसे। ठीक है, और अब मैं उसमें जो आर्क की लंबाई है थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूं। देखिए पहले छोटा आर्क था, अब थोड़ा बड़ा आर्क बनाया, तो अब जो ये एंगल कैप्चर करेगा ना वो एंगल इसके मुकाबले में ज़्यादा, यानी पहले आर्क छोटी थी, एंगल भी छोटा था, फिर आर्क बड़ी हुई, एंगल भी बड़ा हो गया। इसके बाद अगर मैं एक और सर्कल लेता हूं, लेकिन एक बात याद रहे, रेडियस को चेंज नहीं करना आपने। ठीक है, अब की बार मैं और बड़ी आर्क ले लेता हूं जी यहाँ से ऐसे। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पर, अब जो इसने एंगल कैप्चर किया वो और बड़ा एंगल हो गया। देखिए, तो जैसे जैसे मैं आर्क लेंथ को बढ़ाता जा रहा हूं तो वो आर्क लेंथ जो एंगल से सबटेंड करती है विद द सेंटर, वो एंगल भी बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि भाई आपके पास ये जो आर्क की लेंथ है ना वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है? एंगल, सेंट्रल एंगल थीटा के। जैसे जैसे आप आर्क लेंथ की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे सेंट्रल एंगल थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आप एंगल और बढ़ाते जाएं, लेंथ और बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में आपस में क्या होता है, एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। बात समझ गए? तो याद रखना आपने कि आर्क लेंथ का एंगल के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ कांस्टेंट है वो क्या है, जो चीज़ चेंज नहीं हो रही उसे कांस्टेंट कहते हैं, और वो है हमारे पास रेडियस। इस केस के अंदर रेडियस को आपने चेंज नहीं करना। अगर रेडियस को यानी आर जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहे, ठीक है, आर अगर आपके पास कांस्टेंट रहे तो एल का थीटा के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसीलिए अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे इक्वल आएगा और यहाँ पर आता है कांस्टेंट। ठीक है, और साथ में आएगा थीटा। अब देखिए L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जगह पे आ जाएगा R और ये थीटा, वही रिलेशन आ गया आपके पास। तो ये रिलेशन हमें ये बताता है कि भाई आपके पास ये जो सेंट्रल एंगल थीटा है और ये जो आर्क की लंबाई है L, ठीक है, इनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी जा रही हैं। नंबर 1 लेंथ ऑफ आर्क एंड नंबर 2 एरिया ऑफ सेक्टर। जबकि दो चीजें आपको बताई जा रही हैं, नंबर 1 रेडियस एंड नंबर 2 सेंट्रल एंगल थीटा। ठीक है, अच्छा तो आपने फाइंड में लिख लेना जी, हमें एक आर्क लेंथ फाइंड करनी है L और एक हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है A। अब इससे पहले जो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, वहीं पर इन दोनों को फाइंड करने के लिए हमने फार्मूले भी डिस्कस किए थे। यहाँ नीचे मेंशन है L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो आर्क लेंथ की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जी यहाँ पे इसका नंबर लिख देते हैं जी, सोल्यूशन नंबर 1, और जो फार्मूला है L इज इक्वल्स टू आर टाइम थीटा वो लिख दिया हमने, राइट। तो आर्क लेंथ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और यहाँ पे पुट करेंगे हम आर की वैल्यू क्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में एंगल थीटा, याद रहे कि ये एंगल थीटा रेडियन में होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप पुट करेंगे इसके अंदर। तो क्योंकि ये ऑलरेडी रेडियन में, तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा पाई डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो है ना हमारे पास पाई, ठीक है, ये पाई जो है ना वो असल में हमारे पास बराबर होता है 22/7 के। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, पाई इज इक्वल्स टू 22/7। ठीक है, और अगर हम कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद काफ़ी सारे डिजिट्स आते हैं, तो फिर हम इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 3.1416। ठीक है, जब हम पूरी वैल्यू इसकी इस्तेमाल नहीं करते, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, तो फिर समटाइम ऐसा होता है कि जो आपका आंसर है ना वो बुक वाले आंसर से मैच नहीं करता, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, वो आंसर भी आपका ठीक होगा। सही है, क्योंकि हमने उसकी जो फुल डिजिट्स हैं वो नहीं लिखे, उसमें हमने जो शॉर्ट करके लिखा है उसको, उसकी वजह से थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर ठीक होगा। सही है, चलें जी आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करनी है, L इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और साथ में यहाँ लिख देते हैं जी 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया। अब कैलकुलेटर से हम इसको कर लेते हैं जी सिंप्लीफाई। आप क्या करेंगे जी 5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और उसको फिर हमने डिवाइड कर देना है जी किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 5.236, 5.236। ठीक है, अब इसका यूनिट अगर सेंटीमीटर था तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब जो बुक में आंसर लिखा हुआ है वो 2 डिजिट तक लिखा हुआ है, तो हम इसको 2 डिजिट तक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 5.2 और यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट करेंगे। इससे नेक्स्ट डिजिट अगर 5 से ग्रेटर होगा तो फिर हम इसको एक बढ़ा के क्या कर देंगे 4 कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में। ठीक हो गया। ये आगे जी हमारे पास आर्क लेंथ जो कि हमें फाइंड करनी थी। अब दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है जी एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, मैं यहाँ पहले मेंशन करता हूँ, A इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, और ये थीटा भी आपका रेडियन में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके जी, वैल्यूज पुट करते हैं इसकी। A इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज रहेगा। R की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर ले लीजिए। उसके बाद एंगल थीटा कितना आपके पास π/3, π/3 आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है जी, आपने 1/2 एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, बल्कि यहाँ लिखता हूँ स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद जो ये है π/3 इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1416, इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते नहीं जी हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, बुक वाला ही चाहिए, तो फिर आपने पाई की वैल्यू 3.14 पुट नहीं करनी, बल्कि पाई की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है 22/7। तो फिर आपके आंसर में कोई गलती नहीं आएगी। सही है, फिर सही आपको आंसर मिलेगा। ओके जी,
तो 1416 लिख दिया आपने इसकी वैल्यू और डिवाइडेड बाय आपने कर देना है इसको जी 3 के साथ, ऐसे ठीक हो गया। तो अब आपने इसको करना है जी सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा जी, पहले 1/2 करूँगा, ये बन जाएगा 0.5, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, हमने उसको 3.1416 के साथ, 3.1416 के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई, बल्कि ये तो छोड़ दिया, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 25, ठीक है, फिर उसको डिवाइड करेंगे हम 3 के साथ। तो हमें आंसर मिलेगा जी 13.09, 13.09, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया जी हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में जो रेडियस दिया गया r = 12 मीटर है और थीटा की वैल्यू है जी हमारे पास 120 डिग्री। और याद रहे कि हमारे पास जो एंगल है ना वो हमें रेडियन में चाहिए, डिग्री में नहीं चाहिए। तो पहला काम ही आप ये कीजिए कि इसको कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी थीटा की वैल्यू है मेरे पास 120 डिग्रीज और मैंने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। उसके लिए क्या करूँगा, मैं 120 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 180 से, ठीक है। अब ये 0 इस 0 से कैंसल आउट होगी, 6 2 द 12, 6 3 द 18 होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2π/3, ठीक है। ओके जी, तो ये आ गया हमारे पास एंगल रेडियन में। ओके, तो अब हम आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास है L = R टाइम थीटा इन रेडियन, ठीक है। अब R की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12 मीटर है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा जी 12 मीटर, ठीक है। और उसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, थीटा की वैल्यू रेडियन में ये आ गई 2π/3, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा, पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 12 मीटर, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 3.1416, ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय 3। अब हमारा काम है जी सारा कैलकुलेटर का। तो क्या करेंगे जी, 12 × 2 × 3.1416 और उसको फिर हमने डिवाइड कर देना है जी 3 के साथ। तो हमें आंसर मिलेगा 25.1328, 25.1328, ठीक है। अब अगर ये यूनिट मीटर था तो यहाँ पर भी आपके पास मीटर्स ही आएगा, ठीक हो गया। अब आपकी बुक में जो आंसर है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रखा गया है, तो इससे नेक्स्ट को हम भी टर्मिनेट कर देंगे। और हम जानते हैं कि टर्मिनेट करते हुए अगर जहाँ तक टर्मिनेट करना है उससे नेक्स्ट डिजिट 5 से छोटा हो तो हम एज इट इज़ उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। 25.13 कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ऐसे ही ख़त्म कर देंगे उसको, ठीक। तो ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद फिर हमने फाइंड करना है जी एरिया ऑफ सेक्टर। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं A = 1/2 R² × थीटा, समझ गए। तो A यहाँ पे लिखिए उसको और 1/2 एज इट इज़। R की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12 मीटर्स में है ना, हाँ मीटर्स में 12 मीटर का स्क्वायर आएगा। और उसके बाद एंगल थीटा रेडियन में कितना है जी हमारे पास, 2π/3, 2π/3 ये आ गया, ठीक। ओके जी, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट कैलकुलेटर की हेल्प से, 1/2 और ये बन जाएगा 144 मीटर्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है जी वैल्यू पुट करके, 2 × 3.1416 इसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय 3। फुल वैल्यू इस्तेमाल नहीं कर रहे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। आंसर में 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे आ सकते हैं, लेकिन परेशान आपने नहीं होना, आंसर आपका ठीक होगा। ओके जी, तो अब हमने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। सबसे पहले 1/2 करेंगे, 0.5 बन जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 144 के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 के साथ। जो भी आंसर आएगा उसको फिर हम डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो ये बन गया 150.79, 150.7968, ठीक है। और साथ में जो ये यूनिट है मीटर्स था तो एरिया मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रखा हुआ है,
तो आप ये लिख देंगे जी 150.80। ठीक है। अब देखो जहाँ पर हमने इसको टर्मिनेट करना होता है ना, नेक्स्ट डिजिट अगर 5 से ग्रेटर हो तो हम एक उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है। बुक में आंसर इतना ही है 150.79 है, मगर हमारा जो आंसर आ रहा है वो 150.80 आ रहा है, माइनर सा फर्क है। तो ये भी आपका आंसर ठीक है। साथ में यूनिट लिखिए मीटर का स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए। अब यहाँ पर हमें जो रेडियस दिया गया है वो है 6 डेसीमीटर और थीटा है जी 60 डिग्री 45 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। लेकिन हम जानते हैं कि हमें एंगल चाहिए रेडियन में। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम डिग्री से जाएंगे जी रेडियन में। ओके। तो यहाँ लिखते हैं जी एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज 45 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। ओके। तो इसको कंप्लीटली डिग्री में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे जी 60 तो ऑलरेडी डिग्री में है, इसको रहने देंगे, प्लस 45 मिनट्स में है, तो मिनट्स से डिग्री में जाने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है। ये भी डिग्री में चला गया। और ये जो है हमारे पास सेकंड है, सेकंड से डिग्री में जाने के लिए 2 बार आप 60 से डिवाइड करेंगे, यानी आप 3600 से डिवाइड करेंगे। सो 30 डिवाइडेड बाय 3600। ओके। तो ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ओके जी। आप क्या करेंगे जी, आप थीटा एज इट इज़ रहेगा और ये 60 डिग्री एज इट इज़। अब कैलकुलेटर से अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.75 डिग्रीज, प्लस आप फिर इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.0083 डिग्रीज। अब आपने इन तीनों को ऐड कर लेना है। तो इन तीनों को ऐड करने से कैलकुलेटर में आपको आंसर मिलेगा 60.7583 डिग्रीज। अब आगे जी बच्चों आपके पास ये आंसर किस में, डिग्रीज में। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है किस में, रेडियन में, क्योंकि हमें एंगल किस में चाहिए होता है, रेडियन में चाहिए होता है। ओके। तो हम ऐसा करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। तो 60.7583 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे जी, पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है। अब पाई की जो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3.1416। और अब फिर काम है जी हमारे पास कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर से करेंगे जी हम 60.7583 मल्टीप्लाई बाय 3.1416। ठीक है। और उसको डिवाइड कर देंगे जी 180 के साथ। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको प्यारे बच्चों आंसर मिलेगा 1.0604। ठीक है। और भी आगे डिजिट्स हैं बट मैं यहाँ तक ही इसको लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजिट्स आ गए। ओके जी। तो ये मेरे पास एंगल आ गए जी रेडियन में। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने इसको एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने फाइंड करनी थी 2 चीज़ें, एक तो आर्क लेंथ फाइंड करनी है, दूसरा हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो आर्क लेंथ का फार्मूला मैं यहाँ पर लिखूंगा L इज इक्वल्स टू R टाइम थीटा। ओके। अब R की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6 डेसीमीटर है, 6 डेसीमीटर। ओके। और थीटा की वैल्यू कितनी है जी, 1.0604 रेडियंस। ओके। तो मैं अब क्या करूँगा जी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1.0604। ठीक है। तो ये मुझे आंसर मिला 6.3624। L इज इक्वल्स टू 6.3624। और यूनिट क्योंकि यहाँ हमारा रेडियस डेसीमीटर में है तो ये भी आएगा जी डेसीमीटर में ही। अब बुक में जो आंसर है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही रखा गया है, तो हम भी 2 डिजिट तक रखेंगे, अगले वाले को टर्मिनेट कर देंगे। और हम जानते हैं कि नेक्स्ट डिजिट अगर 5 से छोटा हो तो हम ऐसे ही उसको टर्मिनेट कर देते हैं। सो L इज इक्वल्स टू 6.36 डेसीमीटर। ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। अब दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड करनी है ना प्यारे बच्चों, वो है जी एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का पहले आप फार्मूला लिखिए, A इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, R स्क्वेयर इंटू थीटा, यहाँ लिखा हुआ है।
अब मैंने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, 1/2 एज इट इज लिख दिया हमने। आर की वैल्यू कितनी है जी 6 डेसीमीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और एंगल आ गया थीटा, जो रेडियंस में था वो कहाँ पर था जी, ये वाला, वो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं जी 1.0604 रेडियन। ओके, अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं जी। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर यानी 36, और मल्टीप्लाई बाय ये वाला नंबर 1.0604, तो आंसर मिलेगा हमें जी यहाँ पर 19.0872, ठीक है। और क्योंकि जो हमारे पास यहाँ यूनिट था वो डेसीमीटर था, तो अब क्या होगा जी, यहाँ पर डेसीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज़ द एरिया। यहाँ पर भी ए लिख लीजिए। अब देखो बच्चों, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमने रखना है, तो यहाँ से जो नेक्स्ट डिजिट है आप जानते हैं कि वो डिजिट हमारा जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो हम इसको कर देंगे जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 19.09 डेसीमीटर स्क्वायर। Question number 2. A central angle in a circle of radius 4 cm is 75 degrees. Find length of an intercepted arc and area of the sector. प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्कल है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और उसके अंदर एक सेंट्रल एंगल है 75 डिग्रीज का। ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, ये उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर और उसमें 2 रेडियस के दरम्यान जो एंगल बन रहा है ये सेंट्रल एंगल है, ये है 75 डिग्रीज का। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। अब आपने लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ, कौन सी आर्क लेंथ, जो कि इस एंगल ने कट की हुई है। देखिए ये एंगल के दोनों बाजू हैं, इन्होंने एक आर्क लेंथ जो है वो यहाँ से इंटरसेप्ट की हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस आर्क लेंथ को हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है हमने, देखिए अब ये हमारे पास जो एक हिस्सा बन गया सर्कल का जिसको हम सेक्टर कहते हैं। अब इस सेक्टर का हमने ना एरिया भी फाइंड करना है, ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है। तो गिवन में आप बताएंगे जी आपको दिया गया एंगल 75 डिग्रीज और आपको रेडियस दिया गया 4 सेंटीमीटर, जबकि फाइंड करनी है आपने आर्क लेंथ L और आपने फाइंड करना है जी एरिया ऑफ सेक्टर A, ठीक है बच्चों। ओके, अब ज़रा गौर कीजिए, हम जो आर्क लेंथ के लिए फार्मूला लगाते हैं L = r थीटा, इसमें थीटा हमारे पास रेडियन में होता है। इसी तरह से जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है उसके अंदर भी जो हमारे पास थीटा है वो थीटा होता है रेडियन में, बट यहाँ पर आपको एंगल दिया है डिग्रीज में। तो पहला काम ये करो, डिग्री को कन्वर्ट कर लो रेडियन में। कैसे करेंगे, आपके पास जो एंगल थीटा है वो है 75 डिग्री, हमने उसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। उसके लिए क्या करना पड़ता है जी, 75 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे जी पाई डिवाइडेड बाय 180 से, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, आपने करना है इसको सिंप्लीफाई करने का तरीकाकार क्या है जी, आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। 75 मल्टीप्लाई बाय पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट कर लीजिए 3.1416, ठीक है, डिवाइडेड बाय 180 और कैलकुलेटर पे आ जाइए। अब आपने लिखना है जी यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और उसको डिवाइड कर देना जी 180 के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा 1.309। तो एंगल आ गया जी आपके पास थीटा = 1.309 रेडियन, ये कन्वर्ट हो गया अब रेडियन में। ओके जी, इसमें हमने कन्वर्जन कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो क्या है जी, हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए ये फार्मूला है, तो फार्मूला लगाएंगे जी हम यहाँ पर, L = r टाइम थीटा होता है। r की वैल्यू आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 4 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली रेडियन में 1.309, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.309, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिला 5.236। L = 5.236, ठीक है। अब इसके साथ यूनिट कौन सा आएगा, अगर R के साथ सेंटीमीटर था
तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अब बुक के अंदर जो पॉइंट लिखा होता है ना वो पॉइंट के बाद मतलब कि 2 डिजिट तक लिखा होता है। सो L इज़ इक्वल्स टू 5.23 था और 3 से नेक्स्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है तो ये 24 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ओके जी, अब दूसरी चीज़ जो आपने फाइंड करनी है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, A इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब ये थीटा भी हमारा रेडियन में ही होता है, याद रखना आपने। ओके, तो A इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़ आ गया। R की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास? 1.309 रेडियन। ओके, सो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.309। ओके जी, अब आ गए हम कैलकुलेटर के ऊपर और 1 को 2 से डिवाइड किया 0.5 बनता है, उसे मल्टीप्लाई कर लें जी 16 के साथ, फिर उसे मल्टीप्लाई कर लें 1.309 के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा 10.472। एरिया इज इक्वल्स टू 10.472। अब साथ में आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, अच्छा जी, अब बुक में जो लिखा हुआ है वो 2 डिजिट तक लिखा हुआ है, सही है। तो आपने फिर क्या करना है जी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रखना है, बाकी को आप टर्मिनेट कर देंगे। 10.47 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रेडियन मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने एंगल फाइंड करना है इन रेडियन दिए गए डाटा से। अब 2 चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आर्क लेंथ दी गई है और साथ में आपको रेडियस दिया गया है। ठीक है, और दूसरे केस में आपको जो एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया और साथ में रेडियस दी गया है। अब इस गिवन डाटा की हेल्प से आपने सेंट्रल एंगल मेजर करना है इन रेडियन। ठीक है, तो पार्ट 1 पर आ जाए। अब यहाँ पर हमें जो आर्क लेंथ दी गई है L इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है और जो हमें R की वैल्यू दी गई है वो है 4 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है जी, हमें एंगल थीटा मालूम करना है, सही है। तो फार्मूला हमें पहले ही जानते हैं, हम L इज इक्वल टू R थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस देंगे, L इज इक्वल्स टू R टाइम थीटा। हमें चाहिए वैल्यू थीटा की, तो R उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय R। अब हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है, थीटा इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय R। अब L की वैल्यू कितनी है जी? 8 सेंटीमीटर। R की वैल्यू कितनी है जी? 4 सेंटीमीटर। सो थीटा इज इक्वल टू आपके पास 2 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 पे आ जाएं। अब पार्ट 2 में आपको लेंथ दी गई है 8.5 सेंटीमीटर, यह है आर्क लेंथ। ठीक है, और जो आपको रेडियस की वैल्यू दी गई है वो है 2.25 सेंटीमीटर। ओके, और फाइंड करना है जी हमने एंगल थीटा इन रेडियन। ओके, तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, L इज इक्वल्स टू R टाइम थीटा, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो R उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय R। ओके, अब वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी है जी? 8.5 सेंटीमीटर, और R की वैल्यू कितनी है जी? 2.25 सेंटीमीटर। अब आप इनको कर लीजिए डिवाइड कैलकुलेटर से, तो आपको आंसर मिलेगा 3.777 3.77777 चलता जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखती हैं, इससे आगे मैंने नहीं लिखी। तो आपने क्या करना है जी, इसको सिर्फ पॉइंट के बाद 2 टर्म तक रखना है, आगे नहीं आपने लेके जाना है। तो नेक्स्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है तो आप यूँ कर लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 3.78 रेडियन। ठीक है, पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए। अब पार्ट नंबर 3 में आपको एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस दिया गया आपको कितना? 10.70 सेंटीमीटर, और एंगल थीटा आपको मालूम करना है। अब जरा देखिए,
कि ये गिवन वाली और जो हमारे पास रिक्वायर्ड वाली टर्म है वो किस फार्मूले के अंदर आती है। वो ये फार्मूला है, इसमें एरिया ए गिवन है और आर भी आपको गिवन है और थीटा आपको फाइंड करना है, तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे अब। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर इंटू थीटा होता है, बट आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2a और आर स्क्वायर नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, दैट इज इक्वल्स टू थीटा। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज को प्लग इन करना है। 2 एज इट इज रहेगा, एरिया की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही रहेगी और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब आर क्या है हमारे पास 10.70 सेंटीमीटर, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर आप, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 45 बन गया हमारे पास 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर लें 10.70, उसका हम ले लेते हैं स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 114.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर थीटा रहेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया, इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो ये आएगा जी 90 डिवाइडेड बाय 114.49, तो ये आपको मिलेगा 0.7860, और भी डिजिट्स हैं पर मैं वो यहाँ पर लिख नहीं रहा। ठीक है ना, और ये एंगल है हमारे पास इन रेडियन। ओके, अच्छा, अब क्योंकि बुक में पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रखा गया है तो हम भी वैसे ही कर लेते हैं। 0.7 और नेक्स्ट डिजिट 8 है। अब जहाँ पे हमने इसको टर्मिनेट करना है उससे अगला डिजिट 5 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको 1 बढ़ा देंगे, 9 कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। पार्ट नंबर 4। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको दिया जा सकता है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो आपको डाटा दिया गया है वो है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको जो आर्क लेंथ दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा, मालूम क्या करना है जी, आपने थीटा मालूम करना है, एंगल इन रेडियंस। अब 2 ही हमारे पास फार्मूले होते हैं, एक L इज इक्वल टू आर थीटा और एक A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। अगर मैं पहला इस्तेमाल करता हूँ फार्मूला A इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, सही है। अच्छा, अब इसमें मुझे मालूम करना है किसको, थीटा को मालूम करना है, तो वो तभी मालूम होगा अगर आपके पास A की और R की दोनों की वैल्यू हो। आपके पास A की वैल्यू है बट R की वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं है, कोई और फार्मूला यूज़ करते हैं ये वाला, तो उस फार्मूले के मुताबिक आपके पास L इज इक्वल्स टू आर थीटा आएगा। अब यहाँ पर भी आपको थीटा की वैल्यू जानना है तो तभी मिलेगी जब R की और L की दोनों की वैल्यू आपको पता होगी। फिर मसला आ गया, अब R की वैल्यू तो हमारे पास गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो ना इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो ना आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर आर आता है, तो जब तक आर की वैल्यू पता नहीं चलेगी आप ये मालूम नहीं कर सकते। तो फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि भाई हम इस आर को ख़त्म ही कर देते हैं, इन दोनों को मिला के एक ऐसा फार्मूला बना लेते हैं जिसमें आर हो ही ना, बात ही ख़त्म। कैसे होगा, देखो आर की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसमें पुट कर दो, बात ख़त्म होगी। आर किसके बराबर होगा जी, L डिवाइडेड बाय थीटा के पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर। ठीक हो गया, तो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है इस जगह के ऊपर। ओके, तो ये बन जाएगा A इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 और आर स्क्वायर की जगह पे आएगा L बाय थीटा का स्क्वायर, बल्कि मैं स्क्वायर को बाय लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, L बाय थीटा होल का स्क्वायर आ गया और एक थीटा ये जो बाहर वाला है ये एज इट इज़ रहेगा ऐसे। ठीक है, ओके जी, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा सा। एरिया इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 L स्क्वायर बाय थीटा का स्क्वायर, L स्क्वायर बाय थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। अब ये थीटा जो है थीटा के स्क्वायर को ख़त्म कर देगा। ठीक है, जो यहाँ पर 2 था वो ख़त्म हो गया और अब आपके पास आया A इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 L स्क्वायर बाय थीटा। थीटा का स्क्वायर ख़त्म हो गया क्योंकि एक थीटा इससे कट गया।
ओके, बट आपको चाहिए थीटा की वैल्यू, एरिया की वैल्यू नहीं चाहिए। इसको इधर ले आओ, ये उसकी जगह पे चला जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एल स्क्वायर बाय एरिया। अब ये हमारे पास जो है वो एंगल का एक नया फार्मूला आ गया जिसके अंदर अब आर मौजूद नहीं है, आपके पास आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर है। इन दोनों की वैल्यूज़ तो आपको दी गई हैं, वो पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया, ठीक है। लेंथ की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका आप स्क्वायर ले लीजिए। एरिया कितना आपके पास 100, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर क्या बनेगा, 100 ही बन जाएगा। 1/2 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट गया आपस में। तो आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी, थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन, जो कि बन जाता है जी आपके पास 0.5 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दी गई मालूमात को इस्तेमाल करते हुए आपने सर्कल के रेडियस को फाइंड करना है। अब इस मालूमात में कभी तो आपको आर्क लेंथ के साथ एंगल थीटा दे दिया जाएगा, कभी आपको एरिया ऑफ सेक्टर के साथ एंगल थीटा दे दिया जाएगा, और कभी आपको एरिया ऑफ सेक्टर के साथ आर्क लेंथ दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप फाइंड कीजिए रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी इसके पार्ट नंबर 1 से। अब पार्ट नंबर 1 में आपको आर्क लेंथ दी गई है L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और आपको एंगल थीटा दिया जा रहा है जी पाई रेडियन, ठीक है। और आपने मालूम क्या करना है जी, R की वैल्यू को आपने मालूम करना है। अब जो चीज़ें आपको दी गई हैं और जो आपको रिक्वायर्ड है उनको देखते हुए आप फार्मूला बनाते हैं, तो आपको यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे आप जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है L इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है। तो यहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है जी R की, तो थीटा उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, सो R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय थीटा आएगा। अब हमने यहां पर वैल्यूज को प्लग इन करना है, ठीक है। R को ऐसे ही लिखेंगे। अब L की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और एंगल है जी हमारे पास पाई रेडियन, तो यहां पर पाई लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो पुट करेंगे, 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3.1416 और कैलकुलेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है जी 1.2732 और ये बहुत सारे डिजिट्स हैं मगर मैं इसको 4 तक लिखूंगा, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास रेडियस, और जो यूनिट था यहाँ पर सेंटीमीटर, वही यूनिट साथ में आएगा सेंटीमीटर में। अब जो आंसर आपकी बुक में लिखा हुआ है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप इसको यहीं तक रखिए 1.2 और ये 7। अब उससे नेक्स्ट को आप टर्मिनेट कर देंगे, और नेक्स्ट डिजिट आप जानते हैं कि अगर 5 से छोटा हो तो हम ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं उसको। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब पार्ट नंबर 2 पे आ जाइए। यहाँ पर भी हमें जो है वो आर्क लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर और एंगल थीटा दिया गया है जी 15 डिग्री, और हमने फाइंड करना है जी R की वैल्यू को, ठीक है। तो L थीटा और R से जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो बनता है जी L इज इक्वल टू R थीटा। तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको भी सॉल्व करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना आपने कि यहाँ पर जो एंगल थीटा होता है ना, वो रेडियन में होता है, वो डिग्री में नहीं होता। इसलिए पहला काम हम ये करेंगे कि इस 15 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, सही है। तो वो काम हम पहले करेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्रीज में था, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी पाई बाय 180 से, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अब रेडियन में, ठीक हो गया। तो अगर हम डायरेक्टली 15 के टेबल पे लेके जाएं इसको, तो 15 1 दा 15 और 15 12 दा 180 होता है। आप छोटे टेबल से भी कटिंग कर सकते हैं, सही है, नहीं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा जी आपके पास पाई बाय 12 रेडियन, ओके। अच्छा, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई एंगल की थीटा की जो कि रेडियन में है। अब आपने इस फॉर्मूले को दोबारा से यहाँ लिखना है, L इज इक्वल टू R टाइम थीटा, और आपने R की वैल्यू निकालनी है, थीटा जाके उधर डिवाइड होगा, सो R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय थीटा, समझ गए, ओके। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ इसकी। तो आपको जो आर्क लेंथ की वैल्यू दी गई है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक।
और जो यहाँ पर वैल्यू मिली है आपको वो है जी पाई डिवाइडेड बाय 12। अब ये अगर आप इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये उलट होकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये मैथ का रूल है, देखिए ना, एक है ये बाय ये वाला और दूसरा ये है। अब दो आ जाएंगे तो फिर आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं इसको तो ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है और उलट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय पाई। ये मैथ्स का रूल है, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू 12 इंटू 6 करेंगे तो 72 आएगा, 72 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय आ गया हमारे पास पाई, ठीक है। अच्छा, अब पाई की हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस्तेमाल करेंगे जो कि है 3.1416, ठीक है। 72 डिवाइडेड बाय 3.1416, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करता हूँ जी। 72 डिवाइडेड बाय 3.1416, ठीक है। तो ये मिल गया हमें जी यहाँ पर इसकी वैल्यू 22.9182, ठीक है। और अगर हम इसको जो है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रखें तो आर की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 22.92, क्योंकि इससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, इसलिए 22.92 कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यूनिट कौन सा आएगा, जो आपके बस शुरू में था सेंटीमीटर, वही यूनिट आप साथ में लगाएंगे, या आगे आपके पास आर की वैल्यू, ठीक है। अब अगर आप बुक में इसका आंसर देखेंगे ना तो बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है 22.9, यहाँ वाला डिजिट कोई नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये जो फ़र्क आता है ना, ठीक है, ये बेसिकली इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हम लेते हैं उसकी वजह से आता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही आंसर चाहिए तो उसका भी हल बता देता हूँ। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो लिखने पड़ेंगे, उसमें गलती भी हो सकती है और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें आपको ये ऐसा करना है कि ये है 72, ठीक है, और नीचे है ना हमारे पास पाई की वैल्यू आप पुट कर लो 22/7, ठीक है। ऐसे सॉल्व करो इसको, ये उलट हो गया मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 7/22, ठीक है। अब जो आपको इसका आंसर मिलेगा ना वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। मैं आपको करके बताता हूँ जी। ये बन जाएगा जी हमारे पास 72 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 22, तो ये आएगा, ये देखो ये मिलेगा आपको 22.909। मैं आगे वाले डिजिट नहीं लिख रहा, तो अगर आप इसको यहाँ तक टर्मिनेट करेंगे, ठीक है, तो ये 22.90 आ गया, जिसको आप 22.9 भी लिख सकते हो। लेकिन भाई इतने मुश्किल काम में आप क्यों पढ़ें, जब आपका ये आंसर एक्सेप्टेबल है तो इसी के साथ चलें आप, ठीक है। पार्ट नंबर 3, अब यहाँ पर आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको एंगल थीटा दिया गया है π/4 रेडियन, जबकि आपको वैल्यू फाइंड करनी है जी रेडियस की। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए जो फार्मूला आपके माइंड में आता है वो ये फार्मूला है, इसमें एरिया भी है, इसमें रेडियस भी है और इसमें आपके पास एंगल थीटा भी है। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो लिखते हैं जी, एरिया ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर इंटू एंगल थीटा। अब हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए आर की तो बाकी तमाम चीज़ें हम उधर ले जाएंगे। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, इधर आएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर का स्क्वायर। ओके, अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे और a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 200 सेंटीमीटर्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एंगल थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास π/4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये है हमारे पास बाय और एक ये बाय, यानी 2 फ्रैक्शन आ गई ना, ठीक है। तो किसी एक को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। उसका तरीकाकार क्या होता है कि इस नीचे वाले को हम उलट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें मैथ ये अलाउ करता है, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बन जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ये उलट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ डिवीजन हो रही थी ना, अब यहाँ पे हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसमें पाई ऊपर था, 4 नीचे था, अब 4 ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये मैथ्स का रूल है जो कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, उलट होकर ये उससे मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो अब देखिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखेंगे,
पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है जी, मैं ऊपर वाला टर्म लिखूं 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.1416, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ ज़रा कैलकुलेटर से, 1600 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो ये मुझे आंसर मिलेगा 509.2946। मैं यहाँ तक लिखूंगा और भी डिजिट्स हैं पर मैं इससे आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है। साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, अब हमें तो वैल्यू चाहिए आर की, ना कि आर के स्क्वायर की, तो फिर हमें दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और इधर भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 509.2946 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी, अब इसका हम कैलकुलेट करते हैं। पहले स्क्वायर रूट बनाया कैलकुलेटर में, फिर लिखेंगे 509.2946, ठीक है। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो मिलेगा आपको आंसर 22.5675 और सेंटीमीटर का स्क्वायर था, सेंटीमीटर रह जाएगा और इधर आपके पास आर रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपकी जो बुक में आंसर है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है, यानी आपने यहाँ तक रखना है, बाकी आप टर्मिनेट करेंगे तो लिख देंगे जी 22.57। क्यों? क्योंकि जहाँ से आपने टर्मिनेट करना है नेक्स्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है, इसलिए इसको हमने एक बढ़ा दिया, 6 से 7 कर दिया और ये आ गया आपके पास आर की वैल्यू। पार्ट नंबर 4 पर आ जाइए। पार्ट नंबर 4 हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई भी पार्ट इन चारों में से आया तो यही वाला पार्ट आपके पेपर में दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब इस पार्ट के अंदर आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया है 100 डेसीमीटर स्क्वायर और आपको आर्क लेंथ दी गई है 10 डेसीमीटर। आपने मालूम करना है जी आर को, यानी रेडियस की वैल्यू को आपने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें अगर हम फार्मूला इस्तेमाल करें ये वाला, A इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, इसको मैं 1 कह देता हूँ जी, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अगर हम इसका इस्तेमाल करें, ठीक है, और इससे आर की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करें तो उसके लिए फिर हमें ए और थीटा दोनों की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है, तभी हम आर की वैल्यू को जान पाएंगे, ठीक है। जबकि थीटा हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास बचता है एल इज इक्वल्स टू आर टाइम थीटा, ठीक है। इसके हम ज़रिए आर की वैल्यू मालूम करना चाहें तो उसके लिए फिर हमें एल की और थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि नहीं है, हमें थीटा की वैल्यू पता नहीं है। अगेन इशू आ गया, तो आप इस इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करते हुए भी इस आर की वैल्यू को मालूम नहीं कर सकते। हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें थीटा ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के एक नई इक्वेशन बना लेते हैं जिसमें थीटा ही ना हो। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ से आप जो है ना थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा किसके इक्वल होगा जी हमारे पास, एल डिवाइडेड बाय आर के, और पुट करो इस वैल्यू को, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर और थीटा की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी एल डिवाइडेड बाय आर। अब देखिए ये आर जो है इस आर स्क्वायर से कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास एक नया फार्मूला आ गया, ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आर इंटू एल। अब ये वो फार्मूला है जिसके अंदर थीटा मौजूद ही नहीं है। आपको जो दो चीज़ें दी गई हैं वो है आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ, तो इसके अंदर वही दो चीज़ें चाहिए। आपको यहाँ पर आर्क लेंथ चाहिए, ठीक है, और आपको यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, तो आप आर की वैल्यू को मालूम कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ओके जी, तो उसके लिए हम थोड़ी सी इसकी तरतीब चेंज करेंगे। 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, ठीक है, और इसके अलावा l जो है वो r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, इधर रह जाएगा r। सही है, अब हमने वैल्यूज़ को प्लग इन करना है, तो चलिए जी सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इस एरिया की वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 100 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर्क लेंथ आ गई, उसकी वैल्यू कितनी है 10 डेसीमीटर, ठीक है, और इक्वल्स टू आ गया आपके पास यहाँ पे r, ठीक। अच्छा जी, अब डेसीमीटर जो है वो डेसीमीटर के स्क्वायर से कैंसल आउट हो गया, ये बन गया हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय नीचे ऊपर डेसीमीटर भी आएगा और नीचे आ गया हमारे पास 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू r।
तो अब आप देखिए 0 0 से कैंसिल होगी तो आपके पास आंसर आएगा 20 डेसीमीटर। तो ये आ गया आपके पास रेडियस। क्वेश्चन नंबर 5, अ 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये पेंडुलम क्या होता है। एक रस्सी का टुकड़ा लो, उसके एक किनारे पे बॉल अटैच कर दो और दूसरा किनारा आप छत से किसी चीज़ के साथ बांध दो, तो ये आपका पेंडुलम बन जाएगा। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है, ठीक है, ये पेंडुलम होता है। इसको आप मीन पोजीशन से थोड़ा सा इधर लाके छोड़ते हो तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। अब कहा जा रहा है आ 30 इंच पेंडुलम, एक पेंडुलम जिसकी लंबाई कितनी है जी 30 इंच, स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, वो 30 डिग्री तक ऐसे स्विंग करता है। 30 डिग्री तक एंगल कितना बना था 30 डिग्री। तो आप डाटा में साथ साथ नोट भी करते रहिए कि आपके पास एंगल थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो यहाँ पर वैल्यू आपने नोट करनी है वो है जी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। अब बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं क्योंकि यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है तो वो लिख देते हैं जी L = 30 इंचेस। तो याद रहे ये पेंडुलम जब ऐसे घूमता है ना तो सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ठीक है। तो ये मैंने वो पूरा सर्कल बना दिया जिस सर्कुलर पाथ के ऊपर ये ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा होता है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है ना वो बेसिकली इस सर्कल का रेडियस होती है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, ये R की वैल्यू है, इसको कभी भी आपने L नहीं लिखना। आसान क्वेश्चन है मगर बच्चे यहाँ पर आके गलती करते हैं। सो रेडियस = 30 इंचेस कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ। देखिए आपसे लेंथ पूछ भी रहा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई मालूम करो इन इंचेस, इंचेस में थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पेंडुलम स्विंग करके गया 30 डिग्री तक। अब वो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो गया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो आर्क की लेंथ है ना वो आप बताओ, ठीक है। तो आर्क लेंथ L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और ये जो पेंडुलम की लेंथ बता रहे हैं ना वो पेंडुलम की लेंथ असल में हमारा रेडियस है, क्योंकि पेंडुलम जिस सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये वो सर्कल है, तो इसकी लेंथ उस सर्कल का रेडियस बनती है। इसलिए R = 30 इंच कर लिया, एंगल उसने खुद बता दिया हमारे पास 30 डिग्री है, और आर्क लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो अब जो डाटा और जो हमें फाइंड करना है उसको देखते हुए हमें फार्मूला फौरन से माइंड में आ जाएगा। फार्मूला इस्तेमाल होगा L = R टाइम थीटा। लेकिन यहाँ पर जो एंगल थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन में, बार बार आपको बता चुका हूँ, मगर ये डिग्री में दिया हुआ है तो आपने इसे कन्वर्ट कर लेना रेडियन में। बहुत आसान है, थीटा = 30 डिग्री है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 के साथ, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 दा 3 और 3 6 दा 18, तो बनेगा आपके पास π/6 रेडियन। ये आपके पास एंगल आ गया रेडियन में, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, दोबारा से फॉर्मूला लिखेंगे L = R टाइम थीटा। अब R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 इंचेस, लिख देते हैं जी 30 इंचेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, एंगल थीटा इन रेडियन, वो क्या है हमारे पास π/6, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब आपने इसकी जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, 30 इंच मल्टीप्लाई बाय पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.1416 होती है, और डिवाइडेड बाय ये आप 6 कर देंगे। अब है जी आगे सारा काम कैलकुलेटर का। आपने क्या करना है जी 30 करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और उसको डिवाइड कर देना जी 6 के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे L = 15.708, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो यहाँ पर यूनिट मिला था ना इसमें R में, वो इंच में था, तो ये L भी आपको इंच में ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रखना होता है, ठीक है, बाकी को आप टर्मिनेट कर देते हो। तो L = 15.7। अब देखिए यहाँ से आपने टर्मिनेट करना है, नेक्स्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, तो प्रीवियस को हम इंक्रीज कर देंगे 1, तो 0 से ये 1 पे आ जाएगा, ठीक है, इंच। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना आपको आंसर समझ आ ही नहीं सकता। इसलिए
अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए कि हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही है। ठीक है, ओके जी। अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। एक मोटरसाइकिल है जो कि एक कर्व पाथ से मूव कर रहा है ऑन अ हाईवे। द कर्व इज एन आर्क ऑफ सर्कल विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। अब ये जो कर्व है ना, ये बेसिकली एक सर्कल की आर्क है। मतलब ये एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रा किया और यहाँ से यहाँ तक मैंने शो कर दी, ये इसकी आर्क है जिसके ऊपर ये ट्रैवल करता हुआ जा रहा है। ठीक है, और ये आर्क जिस सर्कल का हिस्सा है ना, उसका रेडियस है जी 10 किलोमीटर। डाटा में नोट भी कर लीजिए, आर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ओके, एंड स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल इज 42 किलोमीटर पर आवर। और ये जिस स्पीड से जा रहा है वो है जी 42 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज एंगल इन डिग्रीज थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स। अब वो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर ये मोटरसाइकिल वाला बंदा इसी स्पीड से चलता रहा 21 मिनट तक, तो ये कितने डिग्री तक टर्न कर जाएगा, यानी हमें एंगल थीटा फाइंड करना है। फिर सुनिए, एक बंदा है जो कि एक कर्व पाथ पे जा रहा है ऑन अ हाईवे। ठीक है, और कहा जा रहा है कि वो जो कर्व पाथ है वो बेसिकली एक सर्कल की आर्क है। ठीक है, और वो आर्क जिस सर्कल की है उसका रेडियस 10 किलोमीटर है। बंदा 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अगर वो 21 मिनट तक ऐसे ट्रैवल करता रहा तो वो कितने डिग्री तक टर्न कर जाएगा, यानी एंगल थीटा की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो ये डायग्राम मैंने बनाई है जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, अच्छा बच्चों, आप बात ध्यान से सुनिएगा। हमें एंगल थीटा फाइंड करना है ना, तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, आर चाहिए होता है और हमें आर्क लेंथ चाहिए होती है। इसने हमें आर तो बता दिया, बट हमें इसने आर्क लेंथ नहीं बताई है ना। तो जब तक आर्क लेंथ की वैल्यू आपके पास नहीं होगी, आप ये एंगल थीटा मालूम नहीं कर सकते। लेकिन उसने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये बंदा जो है वो मूव कर रहा है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और ये 21 मिनट तक ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए इसकी जो ये आर्क लेंथ है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो आर्क लेंथ है ना, ये असल में वो फासला है जो मोटरसाइकिल ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया है। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक कंसेप्ट सीखा होगा क्लास 9th में, S इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, कि अगर आपने फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, तो आप स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ। अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है, S इज इक्वल्स टू VT। अगर आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे या स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस S। ठीक है, तो हमें तो उसने यहाँ पर दी हुई है, स्पीड भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही मालूम कर लेते हैं। सही है बच्चों। अच्छा, आप जब दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हो ना तो उनके यूनिट्स जो है वो सेम होने चाहिए। अब ये देखें, ये किलोमीटर पर आवर में है, टाइम इसमें किस में है, आवर में, और ये मिनट्स में, तो इसको भी कोशिश करो पहले आवर में ले जाओ। तो क्या तरीकाकार होता है, आपने सिंपली इसको डिवाइड कर देना है जी 21 को किसके साथ, 60 के साथ, तो आपको मिलेगा 0.35 आवर। अब आपका जो टाइम है वो आ गया हमारे पास आवर्स के अंदर। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब देखिए, ये है हमारे पास स्पीड और ये है टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ये वाला जो फासला है यानी जो आर्क लेंथ है वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले रेफरेंस देंगे फार्मूले का कि भाई हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, S इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, अब ये जो फासला है वो हमारा यहाँ पर आर्क लेंथ है L, और जो स्पीड है वो कितनी है जी हमारे पास 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो टाइम है वो हमारे पास कितना है 0.35 आवर। ठीक है, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा कैलकुलेटर में, 42 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो मुझे आंसर मिलेगा 14.7। अब यूनिट क्या होगा, देखो ये h पावर -1, ये h, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे इधर ही। पीछे क्या बचा आपके पास, किलोमीटर। तो ये आ गई जी आपके पास आर्क लेंथ L की वैल्यू। अब आपके लिए काम आसान हो गया, L की वैल्यू ये है आपके पास। ठीक है, और जो R की वैल्यू है वो है हमारे पास 10 किलोमीटर, और थीटा की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो L, R और थीटा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसको देख के बताएं, L इज इक्वल टू आर थीटा का। तो यहाँ पे आप रेफरेंस देंगे L इज इक्वल टू आर थीटा के फॉर्मूले का, और यहाँ पर वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए थीटा, R को उधर ले जाओ,
L डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू थीटा। दोनों वैल्यूज पुट करो। अच्छा जी, इसकी जो वैल्यू है वो है जी हमारे पास 14.7 किलोमीटर, ठीक है। और जो R की वैल्यू है वो कितनी है जी हमारे पास, वो R की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दी गई थी 10 किलोमीटर इज इक्वल टू थीटा। अब किलोमीटर तो किलोमीटर से कट गया, ठीक है। इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, 14.7 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आएगा जी हमारे पास 1.47 रेडियन इज एंगल, ठीक है। बट हमें पूछा गया है जी डिग्रीज में, सही है। तो फिर क्या करेंगे जी, हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। उसका तरीकाकार क्या होगा, 1.47 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी 1.47 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जी हमने 180 के साथ, ठीक है। और उसको डिवाइड कर देंगे पाई की वैल्यू से 3.1416, तो आंसर मिलेगा जी आपको 84.22। यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ जी, ये आ गया हमारे पास एंगल थीटा, 1.47 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 3.1416, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला जी 84.22, ठीक है, डिग्रीज इज इक्वल टू थीटा। अब जो आपका बुक में आंसर है वो है 84, तो अप्रोक्सीमेटली उसके करीब करीब है, तो परेशानी की बात नहीं, आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, L इज इक्वल टू आर थीटा एंड A इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वेयर इंटू थीटा। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमें एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास उसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें जो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का एरिया मालूम करना है और हाफ सर्कल का पेरीमीटर मालूम करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊँ ना कि पेरीमीटर क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ सर्कल है, तो ये सारी लेंथ ऐसे मेजर करते आओ और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरी लेंथ है ना, ये वाली, ये इसका पेरीमीटर है, ठीक है। बात समझ गए हो? ये तो इसमें इतना इतना ये कर्व पाथ है, ये आर्क आ गई हमारे पास और प्लस ये डायमीटर। तो इस आर्क को और इस डायमीटर को ऐड करोगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो डाटा में आप लिखोगे, आपको जो फार्मूले दिए गए हैं L इज इक्वल टू आर थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला A इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर इंटू थीटा। साथ में आपको जो फिगर में दिया गया है डायमीटर D इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास डायमीटर दिया गया है तो रेडियस आप खुद से मालूम कर सकते हो, ठीक है, उसको 2 पे डिवाइड करके, ठीक है। तो अगर आपके पास डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस की वैल्यू बन जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर इधर और 6 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर लो, आपको रेडियस मिल जाता है, राइट। ओके जी, अब हम आ जाते हैं जी पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि ये फुल पेरीमीटर नहीं, साइकिल का हाफ है, इसलिए मैंने साथ छोटा सा 1/2 लिखा। अगर आप नहीं लिखना चाहते, कोई और नाम देना चाहते जो आपका दिल करता है नाम दे दें, फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो P1/2 मैंने इसको नाम दिया। ओके जी, तो सबसे पहले तो इसमें ये आर्क लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो आर्क लेंथ को मैं किस से डिनोट करता हूँ जी, L से डिनोट करता हूँ, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डायमीटर है, ठीक है ना। डायमीटर को मैं AB कह ले चलें, AB का नाम दिया हो तो मैं इसे AB कह देता हूँ। इसे ये AB क्या है, हमारे पास डायमीटर है, समझ गए। अच्छा, अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए L इज इक्वल टू आर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी इसकी जगह पे आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा और प्लस AB की वैल्यू जो है वो, क्योंकि डायमीटर है हमारे पास, वो है जी 12 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी। ओके, अब क्या करना है जी, आपने इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब R जो रेडियस है, मैंने बताया वो डायमीटर का हाफ होता है। अगर 12 का डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा आपके पास, 6 होगा, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो एक जो सर्कल होता है ना, उसका कंप्लीट एंगल रेडियन में होता है 2 पाई। तो क्योंकि हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल में जो एंगल होता है ना, एंगल हाफ सर्कल का, थीटा इज इक्वल टू होगा पाई, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, पाई रेडियन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी पाई। क्यों पाई लिखा, क्योंकि हाफ सर्कल की बात हो रही है। अगर पूरा सर्कल होता तो 2 पाई रेडियन एंगल होता है, हाफ सर्कल है तो पाई रेडियन, ठीक है।
और प्लस यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ओके जी, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा। इसकी वैल्यू पुट करके 6 सेंटीमीटर को एज इट इज़ लिखा, पाई की वैल्यू 3.1416 जो कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो लिखी, और फिर प्लस ये वाली वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब मैंने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसमें ये वाली वैल्यू जो है वो मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो ऐड करने से मुझे आंसर मिला है जी 30.8496, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो साथ में आएगा यूनिट वो भी ज़रा देख लो, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, आपका रेडियस भी सेंटीमीटर में था, तो इधर भी सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। अब बुक में जो आंसर दिया जाता है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक दिया जाता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक उसको नेक्स्ट को टर्मिनेट कर दें आप, ठीक है। तो ये मिलेगा जी 30.8। अब नेक्स्ट जहाँ से नंबर है 4 और जहाँ से टर्मिनेट कर रहे हैं उससे अगला नंबर 5 से बड़ा है, तो हम इसको एक बढ़ा देते हैं जी ऐसे, और बाकी ख़त्म कर दिया। तो ये आगे जी आपके पास आंसर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ हाफ सर्कल। इसमें हमने ये जो उसने फार्मूला बताया था उसका भी इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद फिर हमने मालूम करना है जी एरिया। तो देखो ये जो है ना हमारे पास हाफ सर्कल बेसिकली एरिया का एक सेक्टर ही होता है ना, सेक्टर कहते हैं हिस्सा, ठीक है। ये पूरा सर्कल है और ये इसका एक हिस्सा है, तो ये तो सिंपल सा डायरेक्टली आप फार्मूला लगाओगे, ये जो आपको उसने बताया है जी A = 1/2 r² इंटू थीटा, क्योंकि ये हमारे पास एक सेक्टर ही है और उस सेक्टर का एरिया हमने मालूम करना है। ओके जी, तो लिखेंगे जी 1/2, ठीक है। उसके बाद r क्या है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि उसका स्केयर है तो यहाँ स्केयर भी आएगा, और साथ में एंगल थीटा। अब बताओ ना आप ज़रा सोच के कि हाफ सर्कल है, वो खुद बता रहा हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल में एंगल कितना होगा, पाई रेडियन, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा जी पाई, सही है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, 1/2 एज इट इज़ आएगा, और इसका स्केल लूँगा तो बन जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.1416 पुट करूँगा। बाकी काम है जी कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर में ये मैं तमाम वैल्यूज़ को ऐड करूँगा, ठीक है। तो मुझे आंसर मिलेगा जी 56.5488, 56.5488, ठीक है। और साथ में आएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब बुक में जो आंसर दिया रहता है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रखा जाता है, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं जी, इसको लिख लेते हैं 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जहाँ से हमने टर्मिनेट करना है, नेक्स्ट डिजिट जो है वो हमारे पास आप देख रहे हैं कि 5 से बड़ा है, इसलिए हमने प्रीवियस को 1 इंक्रीज कर दिया, 4 से 5 कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स हैंड ऑफ द क्लॉक एट 9 o'clock, 2:30 एंड 6:45। तो आ जाते हैं जी हम पार्ट नंबर 1 के ऊपर, और यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि जब घड़ी पे 9 बजे होंगे, पूरे 9, ठीक है, तो उस वक्त उसकी जो आवर वाली हैंड है और मिनट वाली हैंड है उसके दरमियान एंगल कितना होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये जो घड़ी है ना, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं वो हमारे पास 12 होती हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है जी, 12। अब ये क्योंकि एक सर्कल है और इस सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्रीज, ठीक है। तो इन 12 की 12 डिवीजन का जो टोटल एंगल होगा वो होगा 360 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ कि जो एक डिवीजन है उसका एंगल कितना है, उसके लिए फिर मुझे 360 को 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास एंगल आ जाएगा एक डिवीजन का, ठीक है। अब जो मेरे पास ये क्लॉक की डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे 9 बजे में, ठीक है। तो इस वक्त कितनी डिवीजन आ रही हैं जी, इसके अंदर 1, 2 और 3, ठीक है। तो आप बताएंगे जी एट 9 o'clock number of divisions between hands is equals to 3, ठीक है। 1, 2, 3 डिविजन्स हैं, ठीक है।
और एंगल ऑफ एज डिवीजन कितना है 30 डिग्री। सो एंगल एट 9 o'clock 3 मल्टीप्लाई बाय आप 30 कर देंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो ये बन जाएगा जी आपके पास 90 डिग्री। और आपको नज़र भी आ रहा होगा ये एंगल कितना है जी 90 डिग्री इन दोनों आर्म के दरमियान में। बट आपको ये आंसर करना है जी रेडियन में, तो कोई मसला नहीं है। आप क्या करेंगे 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। 90 1 द 90, 90 2 द 180, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 2। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन्हें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इन क्वेश्चन में आपको आवर के साथ साथ मिनट्स भी बताए गए हैं, ठीक है। और आपने आवर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान एंगल थीटा मालूम करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बस आपने तवज्जो से इस चीज़ को सीखना है, ठीक है। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम ये करते हैं कि जो ये आवर हैंड है ना, पहले इसका जो एंगल है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इनिशियल पोजीशन हमारे पास जो है ना वो यहाँ से शुरू होगी, इस पॉइंट से, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाई, ये देखिए ये आवर हैंड है और इसका इनिशियल पोजीशन से आपने एंगल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद जो दूसरी है आपके पास मिनट हैंड, फिर आपने मिनट हैंड का जो एंगल है वो कैलकुलेट करना है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, यानी इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर बनाया। उसके बाद आप इन दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर होगा जी एंगल बिटवीन आवर हैंड और मिनट हैंड, ठीक हो गया। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जो एंगल है आवर हैंड का और मिनट हैंड का, अब हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग यहाँ पे दी है जी आवर हैंड के बारे में। अब जो हमारे पास इस घड़ी के ऊपर जो टोटल डिवीजन होती है ना आवर वाली, वो होती है हमारे पास 12, ठीक है। और क्योंकि ये एक सर्कल है तो सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जी एंगल ऑफ 12 डिवीजन कितना है हमारे पास 360 डिग्रीज, क्योंकि इसमें टोटल 12 डिवीजन है ना, तो सारी की सारी 12 डिवीजन का जो टोटल एंगल है वो है 360 डिग्री। अब अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ कि ये जो एक डिवीजन है इस एक डिवीजन का कितना एंगल है, तो फिर मुझे 360 को 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा, सही है। तो मुझे आंसर मिलेगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक घंटा है ना या जो एक डिवीजन है उसका एंगल है हमारे पास 30 डिग्रीज, ठीक हो गया, ओके। फिर हम बात कर लेते हैं जी मिनट हैंड की। ये है जी मिनट हैंड, ये ऐसे पूरा एक चक्कर मुकम्मल करती है, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ये 5, 10, 15, हम असल में इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर है तो 15 मिनट्स हो जाते हैं, क्योंकि 3 5 दा 15 होता है। अगर इस पॉइंट पर है तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 दा 30, तो हम कहते हैं 30 मिनट्स हो गए। अगर वो यहाँ पर है तो 9 5 दा 45 होता है, तो हम कहते हैं 45 मिनट्स हो गए। तो असल में ये हमारे पास जो है वो 60 डिवीजन्स होती हैं टोटल। तो मिनट हैंड में जो हमारे पास देखा जाए उसके रिस्पेक्ट से तो टोटल जो डिवीजन्स होती हैं वो 60 होती हैं। और इन 60 की 60 डिवीजन का जो टोटल एंगल बनता है, ये सारे का सारा एंगल वही 360 डिग्री एंगल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 60, टोटल एंगल ऑफ डिवीजन कितना है 360। तो अगर एक मिनट का एंगल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, हम ऐसा करेंगे 360 को 60 पर डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6 डिग्रीज। तो पता चला कि एक आवर का जो एंगल है वो है 30 डिग्री, ठीक है, जो कि आवर हैंड बनाएगी। और जो मिनट हैंड है उसमें हमने देखा कि जो एक मिनट है उसका एंगल कितना बनेगा 6 डिग्रीज। समझ गए आप, ओके जी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये करना है कि कितना एंगल बनाती है जी आपकी ये आवर हैंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन यहाँ से। देखिए अब ये हमारे पास जो टाइम है 2:30 है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, बच्चे देखते हैं कि 2 घंटे हो गए हैं और उसके बाद 30 मिनट है, तो वो ये जो पिन बनाते हैं ना डायग्राम बनाते हुए, ये वाली पिन वो सीधा 2 के ऊपर ड्रा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब 2:30 हो गए हैं ना, तो ये जो आवर वाला हैंड है ये भी 2 से आगे चला जाएगा। ये 2 पे सिर्फ उस वक्त होता है जब आपके पास पूरे 2 बजे होते हैं। तो जैसे जैसे मिनट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये 2 से आगे चलता रहता है। तो जब 2:30 हो गए हैं तो याद रखिएगा अब जो आवर वाली हैंड है वो 2 से आगे चली जाएगी, 2 और 3 के दरमियान में आ जाएगी। मैंने यहाँ पर बनाई है, डायग्राम गलत नहीं बनानी है आपने, ओके जी। यहाँ पर मैंने ये बना दिया। अच्छा,
अब मैंने ये देखना है कि भाई ये कितनी डिविजन्स कंप्लीट करती है और कितना इसका एंगल है आवर हैंड का। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बता दिया आपको कि एक डिवीजन का एंगल कितना होता है 30 डिग्री। अब अगर ये 2 डिवीजन कंप्लीट करती है तो 60 होगा, 3 डिवीजन कंप्लीट करती है तो 90 डिग्री होगा, है ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से चले जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। तो कितनी डिवीजन्स कंप्लीट हुई हैं उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे जी हम 30 के साथ, ठीक है। तो हमें जो है वो एंगल मिल जाएगा। अब उसका तरीकाकार क्या है, मैंने यहाँ पे फार्मूला एक बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको वैसे अलग में बता देता हूँ। ये आगे जी हमारे पास आवर वाला जो हैंड है, ठीक है। अब हमारे पास जो टाइम है वो है जी 2 घंटे पूरे हो गए हैं और 30 मिनट भी हैं। तो हम इस 30 मिनट को भी आवर में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, हम यूँ करेंगे, यहाँ पे ये तो है ना हमारे पास 2 आवर, ठीक है, प्लस ये जो मिनट्स हैं, ठीक है, मिनट्स को अगर आप 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो वो आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं आवर्स में, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएगा 2 + 1/2, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास टोटल डिवीजन आ गई आवर में। और एक डिवीजन का एंगल कितना होता है 30, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी 30 के साथ, तो हमें एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 + ½ ये बन जाता है 2.5। 2.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 30 के साथ। मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ जी, यहाँ पे 30 × 2.5 तो मुझे एंगल मिला 75। तो ये मिल गया 75 डिग्रीज, समझ गए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एंगल निकाला जो कि मेरे पास है 75 डिग्रीज। अब ये हमारे पास वो एंगल है जो आवर हैंड ने बनाया इनिशियल पोजीशन से, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया 75 डिग्री का एंगल, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, अब मैं आ जाता हूँ जी दूसरी तरफ जो कि है मेरे पास मिनट हैंड। मैं ब्लू मार्कर से बनाता हूँ ताकि दोनों में फ़र्क रहे आपके पास। ये है जी हमारे पास मिनट हैंड। वो कहाँ पर है, क्योंकि 30 मिनट हुए हैं तो ये एग्जैक्टली 6 के ऊपर होगी, क्योंकि 6 × 5 = 30 होता है, ओके। अब इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक इसने जो एंगल बनाया, यहाँ से चलती 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 यहाँ तक आई ऐसे, सही है। तो इसका भी हमने जो है वो निकालना है जी कितना एंगल है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मिनट्स कितने हैं जी 30 मिनट्स हैं, और हमने देखा कि 1 मिनट का जो एंगल है वो 6 डिग्री है। तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस 6 के साथ, ठीक है। 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास 180 डिग्रीज, सही है। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 180 डिग्रीज, समझ गए। तो अब एक एंगल बनाया आवर एंड ने 75, एक एंगल बनाया इसने मिनट एंड ने 180, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, इन दोनों को आप करेंगे माइनस, तो ये एंगल जो है वो आपको मिल जाएगा। यानी अब यहाँ पर मैं इसको किसी और कलर से करता हूँ। मेरे पास इधर रेड कलर भी था, चले मैं इसको कर देता हूँ जी ब्लैक से ही कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर देना है। ये आ गया मेरे पास 180 डिग्री, माइनस इसमें से कर दूंगा 75 डिग्री, ठीक है। तो ये बन जाएगा 105 डिग्री। ये मेरे पास एंगल आ गया डिग्री में, ठीक है। अब ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। यहाँ पर मैंने इसका फार्मूला ही बना के यूँ रख दिया कि आप जस्ट उसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करें तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चीज़ वही है, ये देखिए ये हमारे पास आवर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मिनट्स कितने ऊपर हो गए, जैसे ये 30 मिनट्स हैं वो यहाँ पर पुट करोगे, आवर्स 2 हैं तो 2 आवर्स यहाँ पर पुट करोगे, 60 ऑलरेडी फार्मूले में नीचे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय जो एक 30 डिग्री एंगल होता है 1 आवर का, वो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस ये हमारे पास मिनट्स कितने मिनट्स हैं 30, तो यहाँ पर 30 पुट कर देंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ये आंसर दे देगा। मैं ये भी आपको करके बताता हूँ ताकि जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप करें। आप ऐसे करना चाहते हैं अलग अलग एंगल कैलकुलेट करके माइनस कर लें, या आप एक ही ये फार्मूला है इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ जी एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आवर कितने हैं जी हमारे पास, आवर गुजरे हमारे 2 प्लस मिनट्स कितने हैं जी 30 हैं, 30/60 किया, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया आवर्स में, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 30 डिग्रीज के साथ, फिर माइनस मिनट्स कितने हैं हमारे पास 30 मिनट्स हैं, और उसके साथ एक मिनट का मतलब कितना एंगल होता है 6 डिग्री, 6 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने ये इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारा काम है आगे आपके कैलकुलेटर का। तो ये बन जाता है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, ठीक है, और माइनस यहाँ पर ये आ गया 180 डिग्रीज, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो लाइन है ना ये मॉड है, इसका मतलब ये कि आपका एंगल जो है वो चाहे उसकी नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, आप उसको पॉजिटिव ही लिखोगे क्योंकि एंगल नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंगल नेगेटिव हो ही नहीं सकता।
सो थीटा इज इक्वल टू ये वही चीज़ आपके पास आ जाएगी जी, यहाँ पे 75 माइनस 180, ठीक है। तो क्योंकि आंसर मॉड में आएगा तो वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो आपके पास आएगा 105 डिग्रीज, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका जो एंगल है ना वो है डिग्रीज में, और आपने इसे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, आपने इसको लेके जाना है रेडियन में। तो क्या तरीका उसका, आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है 105 को पाई बाय 180 के साथ, समझ गए। अब सारा काम जो है वो आगे है जी कैलकुलेटर का। आप यहाँ पे कटिंग करना चाहते हैं कटिंग कर ले, कैलकुलेटर से करना चाहते हैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर ले, दोनों तरीके आपके पास है। मैं कटिंग करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 5 2 द 10 और 5 1 द 5, ठीक है। 5 3 द 15 और 5 6 द 30, ठीक हो गया। फिर 3 पे 3 7 द 21 होता है, 3 1 द 3 3 2 द 12, तो ये 7 आया हमारे पास, और साथ में आ गया पाई और डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया हमारे पास रेडियन में आंसर 7 पाई बाय 12। पार्ट नंबर 3 पर आ जाइए प्यारे बच्चों। पार्ट नंबर 3 को भी बिल्कुल हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमें टाइम दिया गया है वो आवर के साथ साथ मिनट में भी है, 6:45 6:45। तो सबसे पहले आपने उसकी डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब क्योंकि 6:45 हो गए हैं तो आपने जो आवर वाली पिन है वो 6 के ऊपर नहीं रखनी, बल्कि 6 से आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि 6 के ऊपर उस सूरत में होती है अगर पूरे 6 बज जाएं, लेकिन 6:45 हैं तो वो 6 से आगे चली जाएगी थोड़ी सी, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रा की है, ओके। और 45 मिनट्स हैं तो ये एग्जैक्टली 9 के ऊपर आएगी, क्योंकि 9 5 द 45 होता है, तो ये 9 के ऊपर आएगी, ठीक हो गया। और अब हमने इन दोनों हैंड्स के दरमियान एंगल जो है वो कैलकुलेट करना है। क्या स्ट्रैटेजी होगी? वही स्ट्रैटेजी सेम टू सेम जो कि इससे पिछले क्वेश्चन में हमने की थी। हम पहले क्या करेंगे जी, जो हमारे पास आवर हैंड है इसका एंगल मालूम करेंगे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। फिर हम जो ये दूसरी है हमारे पास मिनट हैंड, उसका एंगल मालूम करेंगे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। उन दोनों एंगल्स को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इन दोनों हैंड्स के दरमियान एंगल आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये एक हाईलाइटेड एरिया है, अगर इस हाईलाइटेड एरिया में से ये वाला हाईलाइटेड एरिया मैं निकाल दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो पीछे क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा। तो इसी तरह से इस सारे एंगल में से अगर ये वाला एंगल मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो एंगल बचेगा, और यही वो एंगल है जो कि मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको फार्मूला ही बता दिया था, इस फार्मूले से आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वो फार्मूला है। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट से हमें पता चलेगा ये जो आवर हैंड है उसका एंगल, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है इससे पता चलेगा जो मिनट हैंड है उसका एंगल। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा, सही है। मैं इसी से हम सॉल्व करता हूँ। थीटा इज इक्वल्स टू, आवर्स कितने हैं जी हमारे पास? आवर है हमारे पास 6, ठीक है। मैं यहाँ लिखूँगा 6 प्लस मिनट्स कितने हैं? 45 लिखा मैंने, 45 डिवाइडेड बाय 60 करूँगा, ठीक है, फार्मूले के मुताबिक, और मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, क्योंकि एक डिवीजन का जो एंगल होता है हमारे पास 30 डिग्री होता है। इतनी डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो फिर आप इन डिवीजन्स को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा आवर हैंड का एंगल फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, ओके। फिर उसके बाद माइनस आया। अब मिनट्स कितने हैं जी? 45 मिनट्स हैं, तो 45 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 डिग्रीज के साथ, जो कि 1 मिनट का एंगल है, ठीक है। ये आ गया जी 6 डिग्रीज, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स भी लगा देता हूँ ऐसे, और मॉड भी। अब ये जो दो लाइन आपको नज़र आ रही है ना मॉड, ये बेसिकली ये बताती है कि एंगल आपका नेगेटिव नहीं होगा, इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर अगर नेगेटिव आ भी जाए आप उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे, ओके जी। सो थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 45 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो आपके पास बनेगा 45 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 3/4, तो 6 प्लस 3/4 आया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देना जी हमने 30 डिग्री के साथ, माइनस उसके बाद फिर 45 को हमने मल्टीप्लाई कर देना जी 6 डिग्रीज के साथ, तो मिलेगा 270 डिग्रीज, ठीक हो गया ऐसे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर मिलेगा आपको 0.75, और प्लस उसमें 6 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 6.75। थीटा इज इक्वल्स टू 6.75, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 270 डिग्रीज, ऐसे मॉड लगा दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी 6.75 मल्टीप्लाई बाय 30,
तो मुझे मिलेगा जी यहाँ पर 202.5। थीटा इज इक्वल्स टू 202 यूँ लिखेंगे -5 माइनस 270 डिग्री। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को माइनस करना है, -270 डिग्री, तो ये बन जाएगा मेरे पास 67.5। सो थीटा इज इक्वल्स टू 67.5 डिग्रीज। अब आंसर वैसे नेगेटिव में आता है क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, तो वो हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, समझ गए। अच्छा, अब ये आया हमारा आंसर जो है वो डिग्रीज में, और हमने इसे कन्वर्ट करना है जी रेडियन में। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हम ऐसा करेंगे 67.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 के साथ। ठीक है, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई इसको। 67, ठीक है, 0.5 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी π/180 के साथ, तो हमें मिलेगा 3π/8। मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट किया, आप भी कर सकते हैं। 3π/8 ये आप देख सकते हैं। तो 3π/8 रेडियन हमारे पास आ गया इसका एंगल।